अ, आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इंसानी इच्छा शक्ति और बदलाव की एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारे पास थियोडोर रूजवेल्ट की आत्मकथा के कुछ बेहद दिलचस्प अंश हैं। इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से जूझने वाला एक बेहद कमजोर, शर्मीला और डरा हुआ बच्चा अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर एक निडर इंसान बना। बिल्कुल, एक निडर इंसान, जंगलों में मवेशी चराने वाला एक साहसी काउबॉय और आगे चलकर एक कद्दावर राजनेता बना। मेरा मतलब है ये कहानी महज पन्नों पर दर्ज इतिहास नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे की एक जीती जागती मिसाल है। और इससे पहले कि हम इस रोमांचक सफर पर निकलें, देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर एक छोटी सी बात स्पष्ट करना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। जी, आत्मकथा के जिन पन्नों को हम आज खंगाल रहे हैं, उनमें रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, टैमनी हॉल जैसी संस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का काफी जिक्र आता है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि ये सभी संदर्भ केवल और केवल थियोडोर रूजवेल्ट के अपने व्यक्तिगत अनुभव और उस दौर के उनके ऐतिहासिक विचार हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी आधुनिक राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष लेना या उसका समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हम केवल एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में इन ऐतिहासिक घटनाओं को ज्यों का त्यों सामने रख रहे हैं, ताकि हम सब इस जीवन यात्रा से मिलने वाली सीख पर अपना फोकस रख सकें। ये बहुत ही सटीक संदर्भ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से रूजवेल्ट के जीवन का शायद सबसे बड़ा वैचारिक मोड़ आया। उनकी बचपन की शारीरिक चुनौतियां, राइट? हाँ, वही। उनकी किताब में एक बहुत ही यादगार घटना का जिक्र है। रूजवेल्ट उस समय मुश्किल से 14 साल के रहे होंगे। अस्थमा का एक बहुत ही गंभीर दौरा पड़ा था उन्हें। सांस लेना दुभर हो रहा था। बहुत तकलीफदेह स्थिति रही होगी। और इसी वजह से उन्हें अकेले मूसेड लेक की यात्रा पर भेजा गया। अब स्टेज कोच की उस लंबी यात्रा के दौरान उनका सामना उनके ही उम्र के 2 लड़कों से हुआ। और वो लड़के काफी शरारती थे, है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने इस दुबले पतले हांफते हुए बच्चे को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ सबसे हताश करने वाली बात यह थी कि जब रूजवेल्ट ने तंग आकर अपना बचाव करने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों लड़के न केवल उन्हें आसानी से काबू कर सकते थे, बल्कि वे रूजवेल्ट को बिना कोई गंभीर चोट पहुंचाए इस तरह से बेबस कर सकते थे कि रूजवेल्ट के पास हार मानने के अलावा कोई चारा ही न बचे। उफ। सोचिए, यह शारीरिक रूप से पूरी तरह असहाय होने का एक बेहद कड़वा क्षण था उस बच्चे के लिए। शायद खुद को दुनिया से छिपा लेता। हाँ, यह हमेशा दूसरों की सुरक्षा पर निर्भर रहने लगता। बिल्कुल। लेकिन रूजवेल्ट के दिमाग ने इस घटना को एक अलग ही तरह से प्रोसेस किया। उन्होंने ये बात गहराई से समझ ली कि दुनिया की कोई भी अच्छी किताब, कोई भी शानदार सलाह या कोई भी बौद्धिक क्षमता तब तक काम नहीं आती अब जब तक इंसान खुद अपनी शारीरिक रक्षा करने में सक्षम ना हो। एकदम सही। इसी एहसास ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वे दोबारा कभी उस तरह की बेबसी महसूस नहीं करेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या चुना? मुक्केबाजी। हाँ, बॉक्सिंग सीखने का बहुत ही कठिन रास्ता। और देखिए, ये कोई ऐसा शौक नहीं था जिसे उन्होंने रातों रात मास्टर कर लिया हो। वे खुद मानते हैं कि वे बहुत ही धीमे और भद्दे छात्र थे। लो तक अपना पसीना बहाया। वहां के कठोर माहौल में मार खाना और फिर से खड़े होना उनकी दिनचर्या बन गया था। बिल्कुल। फिर एक दिन जॉन लॉन्ग ने अलग अलग वजन वर्गों के लिए प्रतियोगिता रखी। इनाम के तौर पर एक प्यूटर मग, यानी जस्ते और शीशे की मिश्र धातु से बना एक बहुत ही साधारण सा कप दिया जाना था, जिसकी कीमत शायद 50 सेंट भी ना हो। हाँ, मुश्किल से 50 सेंट। रूजवेल्ट को लाइट वेट वर्ग में उतारा गया। बरसों की उस मार और मेहनत का नतीजा ये निकला कि उन्होंने वो प्रतियोगिता जीत ली और वो प्यूटर का कप हासिल किया। ये सच में प्रेरणादायक है। मतलब ये सोचना ही कितना अद्भुत लगता है कि एक इंसान जो आगे चलकर अमेरिका के सबसे ताकतवर पद पर बैठा, वो जीवन भर उस 50 सेंट के सस्ते से कप को अपनी सबसे बड़ी जीतों में से एक मानता रहा। क्योंकि वो कप महज एक धातु का टुकड़ा नहीं था ना, वो इस बात का ठोस प्रमाण था कि इंसान अगर ठान ले तो अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ सकता है।
सही कहा। और सीमाओं की बात करें तो रूजवेल्ट के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या थी जिसके बारे में उन्हें खुद लंबे समय तक पता ही नहीं था। आप उनके दृष्टि दोष की बात करेंगे? हाँ, उन्हें नियर साइटेडनेस थी। बचपन में जब वे प्रकृति के बीच जाते थे तो उन्हें अक्सर अचरज होता था कि उनके साथ वाले लोग दूर की चीजों को इतनी आसानी से कैसे देख लेते हैं। उनके लिए दुनिया हमेशा एक धुंधली सी तस्वीर थी। और इसका खुलासा तब हुआ जब एक दिन उनके साथियों ने एक बहुत दूर लगे बिलबोर्ड के अक्षर पढ़ के सुनाए। बिल्कुल, और रूजवेल्ट को एहसास हुआ कि वे तो वो पूरा का पूरा बिलबोर्ड ही नहीं देख पा रहे हैं। सोचिए, इतने सालों तक उन्हें पता ही नहीं था कि दुनिया असल में कैसी दिखती है। इस घटना के बाद जब उन्हें पहली बार अपना चश्मा मिला तो वो पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। चश्मा पहनते ही उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया कितनी साफ और खूबसूरत है। एक तरह से उनके लिए एक नई दुनिया का जन्म हुआ था। इसी नई दृष्टि और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम का ही नतीजा था कि उन्होंने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर बचपन में ही रूजवेल्ट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना कर दी थी। हाँ, वे मरे हुए जानवरों के कंकाल, पक्षियों के नमूने और कीड़े मकोड़े इकट्ठा करते थे और उनका बाकायदा अध्ययन करते थे। अब अगर इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाए, वो अस्थमा वाली घटना और ये दृष्टि दोष, तो एक बहुत ही गहरा दर्शन उभर कर आता है। बिल्कुल आता है। देखिए, अक्सर लोग अपनी शारीरिक या मानसिक कमियों को एक अपनी नियति मानकर समझौता कर लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो है सो है। हार मान लेते हैं। लेकिन रूजवेल्ट का जीवन ये सिखाता है कि कमियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि उन पर काम करना ही असली ताकत है। उन्होंने अपनी कमजोरियों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें अपनी प्रगति की सीढ़ी बनाया। और इसी प्रगति की सीढ़ी ने उन्हें सफलता के एक नए सिद्धांत तक पहुंचाया। मैं पढ़ रहा था कि उनकी किताब में सफलता को लेकर जो विश्लेषण है वो सचमुच कमाल का है। हाँ, उन्होंने सफलता को 2 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा है। ये उनका एक बहुत ही व्यवहारिक विश्लेषण था। तो पहली श्रेणी क्या है? उनके अनुसार पहली तरह की सफलता वो है जो जन्मजात असाधारण प्रतिभा से मिलती है, जैसे मोज़ार्ट का संगीत या अब्राहम लिंकन की सहज नेतृत्व क्षमता। मतलब वो चीजें जो आप सीख नहीं सकते, जो बस आपके अंदर होती हैं। बिल्कुल। इस तरह की सफलता उन विलक्षण गुणों पर निर्भर करती है जो हर किसी के पास नहीं होते। लेकिन दूसरी तरह की सफलता वो है जो रूजवेल्ट ने खुद हासिल की। एक आम इंसान की सफलता। हाँ, यह एक ऐसे इंसान की सफलता है जिसके पास जन्म से कोई असाधारण क्षमता नहीं होती, लेकिन वह अपनी साधारण क्षमताओं को कड़ी मेहनत, अभ्यास और अटूट दृढ़ संकल्प के जरिए उस उच्चतम स्तर तक ले जाता है जहां तक पहुंचना दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। एकदम सही। और इसी दृढ़ संकल्प से जुड़ा उनका डर पर जीत पाने का सिद्धांत भी है। वो कैप्टन मैरियट की किताब वाला किस्सा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कैप्टन मैरियट की एक किताब के एक छोटे से अंश ने उनके जीवन की पूरी दिशा तय कर दी। उस किताब में कप्तान अपने युवा नायक को समझाता है कि जब भी कोई इंसान पहली बार युद्ध में या किसी भी खतरनाक परिस्थिति में जाता है तो उसे डर लगना स्वाभाविक है। डर कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन असली तरकीब ये है कि जब भी डर लगे तो ऐसा दिखावा करना चाहिए जैसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, रूजवेल्ट ने इसे ही अपना मूल मंत्र बना लिया। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान बार बार निडर होने का दिखावा करे तो धीरे धीरे वो दिखावा उसकी आदत बन जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वो सचमुच निडर हो जाता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। उन्होंने इसे सिर्फ एक विचार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली बना लिया। बिल्कुल, उन्होंने जानबूझकर खुद को खतरनाक और मुश्किल परिस्थितियों में धकेला। ग्रिजली भालुओं का शिकार करने से लेकर खतरनाक घोड़ों को साधने तक उन्होंने इस निडरता के दिखावे को असलियत में बदल दिया। और इसी जीवन की ऊर्जा का एक और शानदार उदाहरण उनकी टेनिस कैबिनेट का गठन था। ये किस्सा तो मुझे किसी रोमांचक उपन्यास जैसा लगता है। सच में, जब वे सत्ता के शीर्ष पर थे तब भी उन्होंने अपनी इस शारीरिक परीक्षा को नहीं छोड़ा। उनके इर्द गिर्द ऐसे अधिकारियों और दोस्तों का एक समूह बन गया था जो उनके साथ लंबी और बेहद थका देने वाली पदयात्राओं पर जाते थे। सर्दियों के कड़कड़ाते मौसम ने जब रॉक क्रीक नदी का पानी बर्फ में तब्दील हो रहा होता था और पानी में बर्फ के टुकड़े तैर रहे होते थे। हाँ, तब रूजवेल्ट और उनके साथी उस बर्फीले पानी में छलांग लगाकर नदी पार करते थे। ये महज कोई खेल नहीं था, ये खुद को ये याद दिलाने का तरीका था कि शारीरिक आराम इंसान को कमजोर बना सकता है।
इसी मानसिकता के कारण वे हमेशा ऐसे लोगों के करीब रहे जो पसीने और मेहनत का सम्मान करते थे। उनके मुक्केबाज दोस्त भी इसी का हिस्सा थे। जॉन एल सुलिवन की बात कर रहे हैं आप? जी, जॉन एल सुलिवन उस समय के एक बहुत ही मशहूर मुक्केबाज थे जो रूजवेल्ट के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो खरगोश के पैर वाला किस्सा बताइए, वो बहुत मजेदार है। हाँ, जब रूजवेल्ट अपनी प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्रा पर जाने वाले थे तो जॉन ने उन्हें गुड लक के लिए सोने से मढ़ा हुआ एक खरगोश का पैर उपहार में दिया था। और रूजवेल्ट ने उसे पूरी यात्रा के दौरान अपने पास सहेज कर रखा। बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक था कि वे समाज के हर उस वर्ग से गहराई से जुड़े थे जो किताबी ज्ञान से ज्यादा जीवन के कठोर अनुभवों पर भरोसा करता था। और मुझे लगता है कि जमीनी लोगों से यही जुड़ाव था, इसी ने उन्हें राजनीति के अखाड़े में उतरने के लिए प्रेरित किया। हाँ, और वो राजनीति में आना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब रूजवेल्ट ने पहली बार अपने अमीर और कुलीन दोस्तों को बताया कि वे स्थानीय रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हैं, तो उन लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही हैरान करने वाली थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने रूजवेल्ट को समझाया कि राजनीति बहुत ही निचले स्तर का काम है, वहां का माहौल बहुत खराब होता है और इस पूरे तंत्र को सलून चलाने वाले या हॉर्स कार कंडक्टर ही चलाते हैं। उनका मानना था कि सभ्य और संभ्रांत लोगों को राजनीति की इस गंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। एक टिपिकल एलीट क्लास की सोच। हाँ, लेकिन रूजवेल्ट का जवाब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि उनके ये संभ्रांत दोस्त शासक वर्ग का हिस्सा नहीं हैं। और रूजवेल्ट शासक वर्ग का हिस्सा बनना चाहते थे। बिल्कुल, वे खुद हर हाल में उस गवर्निंग क्लास का हिस्सा बनना चाहते थे। यह एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक दृष्टिकोण था। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर कोई इंसान कमरे के बाहर खड़े रहकर सिर्फ व्यवस्था को कोसता रहे तो व्यवस्था कभी नहीं बदलती। कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। एकदम सही। और इसी सोच के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क में एक सालून के ऊपर स्थित मॉर्टन हॉल से अपनी शुरुआत की। मॉर्टन हॉल, जो कोई शानदार इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कमरा था जहां थूकने वाले पीकदान रखे होते थे और तंबाकू के धुएं से दम घुटता था। और यहीं उनकी मुलाकात जो मरे से हुई। जो मरे, क्या गजब का किरदार है वो। हाँ, जो मरे का अतीत एक गैंग लीडर का था जो सड़कों की लड़ाई लड़कर बड़ा हुआ था। वो अपने तत्कालीन राजनीतिक बॉस से नाराज थे और उस व्यवस्था को चुनौती देना चाहते थे। और उन्हें रूजवेल्ट के रूप में एक ऐसा युवा दिखाई दिया जो न केवल निडर था बल्कि जिसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता था। और फिर जो मरे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और रूजवेल्ट को न्यूयॉर्क विधानसभा का चुनाव जितवा दिया। ये एक अमीर पढ़े लिखे युवा और एक पूर्व गैंग लीडर की ऐसी अनोखी दोस्ती थी जो जीवन भर कायम रही। लेकिन विधानसभा में पहुंचने के बाद भी रास्ता आसान नहीं था। वहां का भ्रष्टाचार तो सड़कों की लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक था। बिल्कुल, वहां उन्हें ब्लैक हॉर्स कैवेलरी नामक एक समूह का सामना करना पड़ा, जो कि भ्रष्ट विधायकों का एक कुख्यात गुट था, है ना? हाँ, जिनका काम ही ब्लैकमेल करना था। वे जानबूझकर ऐसे बिल पेश करते थे जिससे किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का नुकसान हो और फिर तब तक उस बिल को पास कराने की धमकी देते रहते थे जब तक कि वो कंपनी उन्हें भारी भरकम रिश्वत देकर उस बिल को रुकवा न दे। एक तरह का कानूनी एक्सटॉर्शन। रूजवेल्ट ने इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी। इसी दौरान माइक कोस्टेलो के साथ हुई एक घटना इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे रूजवेल्ट और उनके साथियों ने इस भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी। ओहो, माइक कोस्टेलो का वो किस्सा बहुत ही नाटकीय है। माइक के एक डेमोक्रेट थे, लेकिन जब बात सच्चाई की आती थी तो वे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते थे। एक बार न्यूयॉर्क सिटी की एलिवेटेड रेलवे कंपनियों के टैक्स माफ करने का एक बिल लाया गया। ये एक खुला भ्रष्टाचार था। सीनेट में इस बिल की भाषा को एक चालबाजी के तहत बदल दिया गया था और अब योजना ये थी कि बिना किसी बहस के इसे विधानसभा से पास करा लिया जाए। भ्रष्ट नेताओं ने पूरी तैयारी कर रखी थी और अध्यक्ष की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठाया गया था जो उनके इशारों पर काम कर सके। और तभी माइक कोस्टेलो, जो बाहर क्लर्क के कमरे में खड़े थे, उनके कानों में उस बिल के कुछ शब्द पड़ गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि भीतर क्या खेल चल रहा है। वे बिना एक पल गवाए दौड़कर सदन के अंदर आए और उन्होंने पूरी ताकत से उस बिल के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने उन्हें शांत करने, डराने और बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन माइक अपनी जगह से नहीं हिले। और उसी गहमा-गहमी के बीच रूजवेल्ट भी वहां पहुंच गए और उन्होंने माइक का पूरा साथ दिया। उन दोनों के जबरदस्त और अचानक हुए विरोध के कारण वो बिल चुपचाप पास नहीं हो सका। अगले दिन जब अखबारों में इस पूरी घटना की पोल खुली तो जनता में भारी रोष फैल गया।
माइक कॉस्टेलो की उस सूझबूझ और रूजवेल्ट के साथ ने जनता के लाखों डॉलर लूटने से बचा लिए। व्यवस्था से लड़ने के साथ साथ इस दौर में रूजवेल्ट के अपने वैचारिक सिद्धांतों में भी एक बहुत बड़ा भूचाल आया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिगार टेनिमेंट बिल। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूजवेल्ट शुरुआत में मुक्त बाजार यानी लाइसेंस फेयर सिद्धांतों के बहुत पक्के समर्थक थे। अर्थशास्त्र की किताबों के अनुसार उनका मानना था कि सरकार को व्यापार, मजदूरी और काम के तरीकों में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसलिए जब सिगार बनाने वाले मजदूरों की यूनियन ने यह बिल पेश किया कि टेनिमेंट हाउस यानी उन झुग्गी-नुमा घरों में सिगार बनाने पर रोक लगनी चाहिए, तो रूजवेल्ट इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने किताबी ज्ञान पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर उन टेनेमेंट्स घरों की असलियत देखेंगे। और जब वे वहां पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके किताबी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। वो नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। एक छोटे से हवा और रोशनी से महरूम गंदे कमरे की कल्पना कीजिए। उसी एक कमरे में तंबाकू के पत्तों का ढेर लगा है, उसी के बगल में एक बदबूदार बिस्तर बिछा है और कोने में जूठा खाना रखा है। और उसी एक छोटे से कमरे में पूरा का पूरा बोहेमियन परिवार, जिसमें पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, दिन रात काम कर रहा है। वे वहीं सोते थे, वहीं खाते थे और वहीं तंबाकू की धूल फांकते हुए काम करते थे। उस भयानक अमानवीय स्थिति को देखने के बाद रूजवेल्ट का पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि बाजार के सिद्धांत तभी तक सही हैं जब तक वे इंसानियत को न कुचलें। बिल्कुल, इस तरह के सड़े हुए माहौल में पलने वाला कोई भी बच्चा कभी एक स्वस्थ और सक्षम नागरिक नहीं बन सकता। उन्होंने अपने पुराने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किनारे रख दिया और उस बिल के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने उस समय के गवर्नर ग्रोवर क्लीवलैंड से भी मुलाकात की और मजदूरों के हक में उस कानून को पास करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ये घटना ये साबित करती है कि एक सच्चा इंसान वही है जो जमीनी हकीकत को देखकर अपनी पुरानी और खोखली मान्यताओं को बदलने का साहस रखता हो। साहस और नई सच्चाइयों का सामना करने की बात हो तो उनके जीवन का वो अध्याय कैसे छोड़ा जा सकता है जब उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़कर पश्चिमी अमेरिका के जंगली इलाकों का रुख किया। अब बैडलैंड्स की बात कर रही हैं। बिल्कुल, राजनीति का इतना शोरगुल और फिर एकदम से डकोटा के बैडलैंड्स का सन्नाटा। लिटिल मिजूरी नदी के पास एल्कहॉर्न रैंच पर उन्होंने एक पूरी तरह से नई, कठोर और एकांत जिंदगी शुरू की। ये अमेरिका का असली वाइल्ड वेस्ट था, जहां काउबॉयज की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। और वो दुनिया पूर्वी तट के किसी अमीर और पढ़े लिखे इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। वहां केवल वही इंसान टिक सकता था जो शारीरिक और मानसिक रूप से फौलाद हो। जब रूजवेल्ट पहली बार वहां पहुंचे तो उनके मोटे चश्मे और उनके बोलने के संभ्रांत लहजे के कारण काउबॉयज ने उन्हें फोर आइज कहकर उनका मजाक उड़ाया। फोर आइज, हाँ, लेकिन रूजवेल्ट ने इसका जवाब किसी बहस या गुस्से से नहीं दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपना सम्मान अपनी मेहनत से कमाएंगे। उन्होंने चुपचाप वो सारे खतरनाक और थका देने वाले काम किए जो एक आम काउबॉय करता था। घंटों तक काठी पर बैठे रहना, जंगली घोड़ों को साधना और खून जमा देने वाली सर्दी में मवेशियों को चराना। अपने काम के प्रति इसी अटूट निष्ठा से उन्होंने जल्द ही उन खुरदुले काउबॉयज के बीच एक गहरी इज्जत कमा ली। उस खुरदुरी जिंदगी की एक रात का वर्णन उनकी किताब में इतना जीवंत है कि उसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप उस रात की बात कर रही हैं जब मवेशियों की भयंकर भगदड़ यानी स्टैम्पीड हुई थी? हाँ, बिल्कुल वही रात। अचानक एक बेहद भयानक तूफान आ गया। आसमान में कड़कड़ाती बिजली और हवा में ओजोन की अजीब सी महक फैल गई। और अचानक बिजली का एक जोरदार कड़का हुआ और हजारों मवेशी घबराकर बेतहाशा भागने लगे। घने अंधेरे में हजारों खुरों की आवाज और तूफान का खौफनाक शोर। रूजवेल्ट बिना अपनी जान की परवाह किए अपने घोड़े पर सवार हुए और उन मवेशियों को रोकने के लिए अंधेरे में सरपट दौड़ पड़े। उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी भागते भागते अचानक एक कटी हुई खाई आ गई और रूजवेल्ट अपने घोड़े के साथ सीधे लिटिल मिसौरी नदी के कीचड़ और दलदल में जा गिरे। सोचिए, वो पल किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता था। चारों तरफ भागते हुए मवेशी, गहरा दलदल और लगातार गिरती बारिश। लेकिन उस भयानक रात में भी उनका वो निडरता का दिखावा उनके काम आया। वे किसी तरह उस दलदल से बाहर निकले, दोबारा घोड़े पर सवार हुए और फिर से मवेशियों के पीछे भागने लगे। पूरी रात उस जानलेवा तूफान और अंधेरे में वे मवेशियों को इकट्ठा करने की जद्दोजहद करते रहे। सुबह तक उन्होंने हार नहीं मानी और मवेशियों के एक बड़े हिस्से को वापस लाने में सफल रहे।
इस भगदड़ में एक अन्य काउबॉय का घोड़ा पेड़ से टकराकर मर गया था, लेकिन रूजवेल्ट की वो अदम्य इच्छा शक्ति ही थी जिसने उन्हें उस रात जिंदा रखा। इस पूरी घटना से एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात सामने आती है। चाहे न्यूयॉर्क की राजनीति के गलियारों में भ्रष्ट विधायकों का शोरगुल हो या बैडलैंड्स में उफनती नदी और भड़के हुए मवेशियों की वो जानलेवा दुनिया, इंसान का चरित्र, उसकी मेहनत और उसकी दक्षता ही हर जगह उसकी असली पहचान तय करती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस पूरे गहन अध्ययन का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी यही है। रूजवेल्ट के जीवन ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि दक्षता यानी एफिशिएंसी और शालीनता या ईमानदारी को एक साथ जिया जा सकता है। सही कहा। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो इंसान अच्छा और ईमानदार है वो व्यावहारिक दुनिया की चालाकियों के सामने कमजोर पड़ जाएगा, या फिर जो इंसान काम निकालने में माहिर है वो जरूर बेईमान होगा। हाँ, लेकिन रूजवेल्ट ने इस भ्रम को तोड़ दिया। कोई भी इंसान एक बेहद दयालु और ईमानदार व्यक्ति होते हुए भी वास्तविक दुनिया की लड़ाइयों में एक सख्त और बेहद व्यावहारिक योद्धा बन सकता है। बुराई का सामना सिर्फ खोखले आदर्शों से नहीं, बल्कि अपनी पूरी ताकत, दक्षता और निडरता से किया जाना चाहिए। ये सचमुच एक ऐसा सबक है जो हर दौर में प्रासंगिक रहेगा। चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम सबके सोचने के लिए एक ऐसा विचार छोड़ते हैं जो आज के समय में बहुत जरूरी है। वो क्या है? देखिए, रूजवेल्ट ने अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए जानबूझकर मूसरहेड लेक के बाद मुक्केबाजी चुनी और जानबूझकर खुद को बैडलैंड्स की उस खौफनाक स्टैम्पीड में झोंक दिया। उन्होंने खुद मुश्किलें चुनी। बिल्कुल। तो आज के इस अत्यधिक आरामदायक और डिजिटल युग में जब हमें प्राकृतिक तूफानों, जंगली जानवरों या शारीरिक अस्तित्व के संकटों का रोजाना सामना नहीं करना पड़ता, तो कहीं ये अत्यधिक आराम हमें अंदर से कमजोर तो नहीं कर रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अपनी मानसिक और शारीरिक मजबूती को निखारने के लिए हम अपनी सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी में ऐसे कौन से नए और सुरक्षित कृत्रिम संकट या स्टैम्पीड पैदा कर सकते हैं जो हमें जीवन की असली और अचानक आने वाली लड़ाइयों के लिए हमेशा तैयार रखें? सोचने वाली बात है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। एकदम सही। इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि थियोडोर रूजवेल्ट के जीवन की ये घटनाएं हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेंगी कि इंसान की असली ताकत उसके भीतर के अटूट दृढ़ संकल्प में छिपी है।